हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित दो टॉपिक पढ़े थे। नंबर एक, जब अभिकारक व उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में हो तब प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, और दूसरा छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये हमने पढ़ लिया था और शून्य कोटि प्रथम कोटि अपना समाप्त हो चुका था। इसके बाद इस चैप्टर में अगर हम आगे बात करें तो एक सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछ लिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिद्धांत का नाम है आपके आरेनियस या आरेनियस। ये कुछ भी शब्द लिखा हो सब सेम ही है। आपको बताना कि अंग्रेजी चलेगी, लेकिन अंग्रेजी छोड़ के तो उच्चारण में अंतर है। नॉर्मली हम बोलते हैं आरेनियस सिद्धांत। किसकी बात करें हम? आरेनियस सिद्धांत। और आरेनियस नामक वैज्ञानिक ने आरेनियस सिद्धांत के आधार पर एक आरेनियस समीकरण दी थी। समीकरण क्या थी? K बराबर A e की पावर माइनस A/RT। ये आरेनियस समीकरण है। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता। अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता आप नॉर्मली सब जानते हो कि जब अभिक्रिया के दौरान ताप में वृद्धि कर दी जाती है तो अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और एक छोटी सी बात और कि नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर 10 प्रायोगिक तौर पे ये देखा गया है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस, कितनी 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता को समझाने के लिए आरेनियस ने एक समीकरण दिया जिससे हम आरेनियस समीकरण कहते हैं। वो समीकरण क्या होता है? K बराबर A e की पावर माइनस A/RT। तो इसके बारे में हम बात करने वाले, और इसी में बात करेंगे तो थोड़ा सा टॉपिक आता है आपका ताप गुणांक क्या होता है। किसकी बात करें? ताप गुणांक क्या होता है। तो 40 से 45 मिनट की क्लास होगी, बिल्कुल कंसंट्रेट करके पकड़ के रखिए, बिल्कुल आपको इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो अपना जो टॉपिक का नाम है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं यहाँ पे कि अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। क्या लिखा आपने? अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता, मतलब अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से ताप से प्रभावित होता है। तो इसके लिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि तो यहाँ लिखते हैं कि अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्या लिखा है? अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणुओं की परस्पर सक्रिय टक्करों की संख्या में परस्पर सक्रिय टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है,
जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। एक बात समझना, आपको सिंपल से बताऊं कि नॉर्मल कंसेप्ट पे लिखने वाली बात को वैसे बनी कि अभिकारक के अणु होते हैं, इन अणुओं को जितनी ऊर्जा मिलेगी इनकी गतिज ऊर्जा में उतनी वृद्धि होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जब अभिकारक से उत्पाद कन्वर्ट होता है तो अभिकारक के अणुओं में टक्कर होती है, डिशम होती है। जैसे टक्कर होगी तो इनकी जो सक्रियण ऊर्जा होता है उसमें वृद्धि होती है, जिससे ये उत्पाद में कन्वर्ट होता है। तो नॉर्मली छोटी सी लाइन की कोई विशेष नहीं कि अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणुओं की परस्पर सक्रिय टक्करों, अभी ये टक्कर क्या है इसके बारे में हम आगे अभी डिटेल से बात करेंगे। तो सक्रिय टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो अब आगे बात करें कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर प्रायोगिक रूप से यह देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर प्रायोगिक रूप से यह देखा गया है कि अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि कर दी, मतलब कितना टेम्परेचर, अभिक्रिया जिस टेम्परेचर में हो रही है उस टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की और इंक्रीज कर दिया, आपने वृद्धि कर दी, तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ से एक छोटी सी बात समझते हैं। यदि T डिग्री सेल्सियस, कोई भी टेम्परेचर मान लिया T डिग्री सेल्सियस, यदि T डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक को किससे दर्शाते हो, कैसे? अब T डिग्री सेल्सियस करें तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करें, यदि T डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक KT का मतलब ये टेम्परेचर से लिया जा रहा है कि यदि T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग नियतांक KT हो तथा अब क्या करेंगे, इस टेम्परेचर में कितने की वृद्धि करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस की, कितने की, 10 डिग्री सेल्सियस की हो तथा T + 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था उसमें कितने की वृद्धि कर दी, 10 की। तो सिंपल सी बात समझ में नहीं, यदि T डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक KT हो तथा T + 10 डिग्री ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक KT + 10 हो तो यहाँ एक बात आपको याद करनी है जिसको हम बोलते हैं ताप गुणांक। अभी इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। तो ताप गुणांक बराबर क्या होगा, यहाँ लिख दूँ, ताप गुणांक बराबर KT + 10 अपॉन KT, और ये जो मान लगभग आता है वो 2 या 3 गुना आएगा, 2 या 3 गुना आता है। इसी को हम बोलते हैं ताप गुणांक। अब इस ताप गुणांक को आप डेफिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो कि किसी अभिक्रिया के वेग नियतांक KT + 10 तथा KT के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, ताप गुणांक कह सकते हैं। लिख दें हैं, किसी अभिक्रिया के KT + 10, क्या लिखा, किसी अभिक्रिया के KT + 10 तथा KT, किसी अभिक्रिया के KT + 10 तथा KT वेग नियतांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक कहते हैं। अब छोटी सी एक बात है वो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। अभिक्रिया वेग की ताप पर
निर्भरता को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण क्या है? k बराबर a e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इस समीकरण को हम बोलते हैं आरेनियस समीकरण। तो अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता को निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या वो? k बराबर a e की पावर ए अपॉन आर टी निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चाहे तो इस लाइन को यहाँ एक लाइन में लिखें कि इस समीकरण को, कौन सा समीकरण? आरेनियस समीकरण कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको समझा दो, फिर से रिपीट कर दूँ कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता। तो आपके माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि यदि आप क्या करोगे, अभिक्रिया के लिए ताप में वृद्धि करोगे तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अभिकारक अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अभिकारक के जो अणु होंगे उनमें सक्रिय टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। फिर आप देखोगे कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि की जाती है तो अभिक्रिया का वेग नॉर्मली कितना बढ़ता है? 2 से 3 गुना। इसी को उन्होंने किस रूप में समझाया? ताप गुणांक के रूप में। किसके रूप में? ताप गुणांक। तो उन्होंने कहा कि माना किसी अभिक्रिया का 30 डिग्री सेल्सियस पर उसका वेग नियतांक है kT और टेम्परेचर में कितनी वृद्धि करती है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर उसका वेग नियतांक क्या होगा? kT प्लस 10। तो kT प्लस 10 बटा kT या kT प्लस 10 तथा kT का जो ये वेग नियतांक है, इनका अनुपात ही आपका क्या कहलाता है? ताप गुणांक। तो ताप गुणांक के लिए ये बातें आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो अभिक्रिया डेफिनेशन के रूप में हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया? अभिक्रिया वेग के kT प्लस 10 तथा kT वेग नियतांक के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। अब इसी चीज़ को बाद में अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को कौन से समीकरण? आरेनीय समीकरण। कौन से समीकरण? आरेनीय समीकरण के द्वारा समझाया जाता है। और ये समीकरण क्या है? k बराबर a e की पावर ए अपॉन आर टी। तो ये समीकरण अपने को बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब एक विशेष बात हो, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरेनीय समीकरण लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली। कोई विशेष बात नहीं कि क्या लिखना आपको? आरेनीय समीकरण लिखिए। तो k बराबर a e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसको आप एक बार समझ के लिख लोगे तो ये बिल्कुल ईजिली आपको याद हो जाएगा। मेन पॉइंट अपना ये है, आरेनीय सिद्धांत के बारे में हम आगे यहाँ से बात करने वाले हैं। फिजिक्स डेरिवेशन को हमें समझना है। तो यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो आगे बात करें। देखो नेक्स्ट अगला टॉपिक का होता है आरेनीय सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आरेनीय सिद्धांत। देखो क्या हुआ, आरेनियस ने कुछ बिंदु बताए थे जिसे आरेनीय सिद्धांत के मुख्य बिंदु कह देते, उसी के द्वारा हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि अभिक्रिया में सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, केवल वही अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जो सक्रिय अणु, मतलब जिनके पास सक्रियण ऊर्जा होती है। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो हम कैसे आरेनीय सिद्धांत, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग लिखते हैं कि आरेनीय सिद्धांत के मुख्य बिंदु। टॉपिक अपना क्या? आरेनियस। तो यहाँ में लिख दिया आरेनियस सिद्धांत के मुख्य बिंदु, मुख्य अभिग्रहित मुख्य। तो क्या लिखा? आरेनीय सिद्धांत के मुख्य बिंदु। उसमें पहले बिंदु की बात कर रहे हैं। पहला बिंदु है कि किसी रासायनिक
अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु उत्पाद में, सभी अणु मतलब अभिकारक की बात करें सभी अभिकारक अणु, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो पहले जानिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, केवल सक्रिय अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, केवल सक्रिय अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अब आपका पॉइंट बनेगा सर ये सक्रिय अणु क्या है, तो उसकी हम बात करें। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, सक्रिय अणु यहां समझे कि सक्रिय अणु सामान्य अणु की तुलना में अधिक ऊर्जा रखते हैं। यह अधिक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब ये सब समझाऊंगा ये सक्रियण ऊर्जा क्या है। अब यहाँ पर कभी कभार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा का उत्प्रेरक वाला टॉपिक जब मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बताया गया होगा। देखो अभिकारक अणुओं के पास उपस्थित वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसे उत्पाद में परिवर्तित करती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो उसके लिए और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि अभिकारक अणुओं के पास उपस्थित वह अतिरिक्त ऊर्जा, अभिकारक अणुओं के पास उपस्थित वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और सक्रियण ऊर्जा अगर आपको ज्ञात करनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है नॉर्मली। सक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है दहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, दहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। अब देखो बेटा ये इतनी चीज़ें लिखी है, एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, फिर इसके मुख्य बिंदु में एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया है, आरएनए सिद्धांत। तो आरएनए सिद्धांत के मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो पहला बिंदु ये कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। अब सुनना, 12वीं की बोर्ड एग्जाम में थसड़ा बच्चा बैठे हो, सब के सब पास हो गए क्या? तो सभी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में तो बैठेंगे लेकिन सब पास नहीं होंगे। अब देखो कह रहे हैं कि सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। कौन से अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं? जो अणु कैसे हो, सक्रिय। तो पास कौन सी, जो पढ़सी, जो पढ़ाई करेगा। तो सीधी सी बात एक ही बात है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। उत्पाद में केवल कौन से अणु परिवर्तित होते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। सक्रिय अणु परिवर्तित होंगे। अब ये सक्रिय अणु कौन है, पढ़ाई कैसे होगी? तो सब के सब बोर्ड एग्जाम में बैठे लेकिन सबके सब पास नहीं हुए, क्योंकि वही पास हुए जिन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क प्राप्त किया। अब देखो
सक्रिय अणु वे अणु होते, सक्रिय अणु सामान्य अणुओं की तुलना में क्या होते हैं, अधिक ऊर्जा रखते हैं। सीधी सी बात है कि बोर्ड एग्जाम में है, पास हो पाता नहीं, अपन 36% नंबर चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट 36% या इससे ज़्यादा लाएगा वो तो पास हो जाएगा, बाकी का इस जो कम लाएगा वो फेल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, उसी प्रकार किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए सपोज करते इतनी ऊर्जा चाहिए, तो जिस अणु के पास इससे अधिक ऊर्जा या इतनी ऊर्जा होगी वही उत्पाद में परिवर्तित होगा, बाकी नहीं होने वाला, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब जो सक्रियण ऊर्जा की बात कर लें कि अभिकारक अणुओं के पास उपस्थित वह अतिरिक्त ऊर्जा, अभिकारक अणुओं के पास उपस्थित वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब इस बात को आप ऐसे समझना कि सक्रियण ऊर्जा बराबर ढेली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा होती है। सबने ध्यान है कि आपने बोर्ड एग्जाम की बात करा तो बोर्ड एग्जाम में पेपर कितना नंबर को आवे, 100 नंबर को आवे, मार्कशीट में 100 नंबर लिखे हुआ है। अब 100 में से ध्यान देना कि बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री को पेपर कितना नंबर को हुआ, आपने 56 नंबर को, 56 नंबर का पेपर होता है, और 30 नंबर प्रैक्टिकल का हुआ है, और कितना नंबर 14 नंबर स्कूल से भेजा जाए, ठीक है। अब पहली बात तो थका माइंड में क्लियर कर लीजिए कि पास आप कद होगा, तब सोचो कि मार्कशीट में 10th में 36% चाहिए, 12th में 33% चाहिए। तो अगर अपने को 33% नंबर है तो हम पास हो जाएंगे। तो 14 नंबर 8 का और 14 नंबर 17 का और 30 नंबर प्रैक्टिकल का, तो 44 नंबर होगा। और लगभग बच्चों के ऐसे मान लो कि साइंस वालों में ये 40 से 44 में से इन दोनों का टोटल 44 हो रहा है, लेकिन 40 से ऊपर आते हैं, लेकिन नंबर 33 है। तो ये देखना यहाँ कंडीशन क्या होती है कि 14 नंबर तो स्कूल से 17 के रूप में जाते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होते हैं, लेकिन पास होने के लिए इसमें काउंट नहीं होंगे। अब देखो एक बात सुना कि आपको अगर 33% नंबर से, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ से तो आपके पास जो 14 नंबर आ गए वो, प्लस यहाँ से ध्यान रखना कि अगर इसका परसेंट निकालें तो इसमें कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, आपके 9 नंबर आने चाहिए। कितने नंबर, तो देखो 56 और 14 कितने हो गए, 70, 56 और 14 कितने हो गए 70, और ये 21, 14 9 21 कितने हो गए 23। तो जाना 56 में अगर 70 में से आपके अगर 23 नंबर आएंगे तब आप पास होंगे। अब क्या हुआ है कि 14 नंबर तो नॉर्मली हम मानते हैं, चाहे कमजोर हो होशियार हो, नॉर्मली स्कूल की मानसिकता बन जाती है कि नंबर ये 14 में से 14 नंबर पूरे चले जाते हैं। तो अत होगी औसत कि अत तो सबका ना होगा। अब सक्रियण कितनी है कि सक्रियण ऊर्जा का मतलब जो बच्चा ये 9 नंबर वो ले आएगा वो पास हो जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। सीधी सी बात है कि 14 नंबर तो सबके मान लिए कि यह वो 17 में से चलेगा, लेकिन पास कौन होगा, जो ये 9 नंबर आ गए। उसी प्रकार कि सब अभिकारक के जितने भी अणु होते हैं उन सबके पास औसत ऊर्जा होती है, लेकिन औसत ऊर्जा से वो उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होंगे। उसको औसत ऊर्जा के अलावा ये 9 नंबर अर्थात उसके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए जिससे वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब देखो इस आर्यनिक सिद्धांत के जो बिंदु है उसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। नंबर पहला बिंदु कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। पहला पॉइंट कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, उत्पाद में केवल वही अणु परिवर्तित होंगे जो क्या होंगे, सक्रिय अणु। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सक्रिय अणु क्या होते हैं, तो सक्रिय अणु वे अणु होते हैं जिनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा की अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी अभिकारक के पास उपस्थित वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसे उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है वो हो जाती है उसकी सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा का होता है ढेली ऊर्जा इंटू माइनस औसत ऊर्जा। हम ग्राफ के द्वारा इसको आगे वाले चैप्टर में समझेंगे। 2 पॉइंट हो गए। अब 30 से 4 5 पॉइंट की बात, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा कि इसके 4-5 बिंदु है तो जगह नहीं बचेगी यहाँ इतना लिखने के लिए। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया, इसको मिटा देते हैं, फिर अगले वाले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 2 बिंदु हो गए, 2 सिद्धांत मुख्य बिंदु में 2 बिंदु हमने पढ़ लिए। अब ये तीसरा बिंदु क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि बच्चों के नंबर, जैसे आपने देखा कि किसी बच्चे की मार्कशीट में 70% नंबर बन रहे हैं लेकिन बच्चा फेल हो गया,
क्योंकि उसने ये 4 विषय में तो अच्छे स्कोरिंग कर ली, लेकिन एक विषय में फेल का मतलब तो फेल है। अगर 5 में से 1 में भी फेल हो गए तो फेल हो गए। उसी प्रकार क्या होता है कि इन अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है और टक्कर से ये उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो टक्कर 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बात करें तो टक्कर 2 प्रकार की होती है। एक टक्कर तो होती है प्रभावी टक्कर और एक होती है अप्रभावी टक्कर। तो अगर अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होगी, चाहे सक्रिय अणु हो, लेकिन अगर अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होगी तो ही वो उत्पाद में कन्वर्ट होगा। अप्रभावी टक्कर होगी तो वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। तो तीसरा बिंदु हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते, समझते इसको। पॉइंट नंबर 3, कि सामान्य अणु परस्पर टकरों से, परस्पर क्या हो गया आपस में टकरों से, सामान्य अणु परस्पर टकरों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर सक्रिय अणु में, सामान्य अणु परस्पर टकरों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर सक्रिय अणु में परिवर्तित होते हैं। ये टक्कर 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रभावी टक्कर, नंबर 1 प्रभावी टक्कर और नंबर दूसरी होती है अप्रभावी टक्कर। वे टक्कर जिससे उत्पाद प्राप्त होता है। ये सीधी सी बात। तो वे टक्कर जिसमें अभिकारक अणु आपस में टकरा के किस में कन्वर्ट हो जाए, उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो वे टक्कर जो यहाँ एक एग्जांपल समझेंगे, फिर एक इसका एग्जांपल यहाँ समझेंगे। तो प्रभावी टक्कर, वे टक्कर जिससे क्या प्राप्त हो, उत्पाद प्राप्त होता है। और इसके लिए आप लिख सकते हो कि वे टक्कर जिससे उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। और बेटा ये प्रभावी और अप्रभावी टक्कर मुख्यतः निर्भर करता है अभिकारक के विन्यास पे। किस पे? अभिकारक के विन्यास पे। कैसे आप समझो। यहाँ पे सपोज करते हैं कि मैंने क्या किया, ये H2 हो गया, 2 H है, H को देखो H2 है, इस H2 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे समझ दो। यहाँ समझ दो कि एक तो आपके पास H2 और एक क्या आपके पास I2, H2 प्लस I2 है। तो यहाँ पर हम H को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये H हो गया और I को ऐसे रिप्रेजेंट करें। मान लिया कि ये गोले हैं और इस प्रकार से व्यवस्थित है। तो देखना यहाँ पे क्या होता है, ये H और इसकी क्रिया किससे हो गई, इस I से। दोनों के मध्य क्या होगी, टक्कर। तो टक्कर कैसे होगी इनकी, H I I। अगर इस प्रकार का विन्यास है तो आपका उत्पाद नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, उत्पाद नहीं बनेगा। और चाहो तो आप इसको इसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर दो कि सेम की सेम आपकी यही कंडीशन वापस से रह जाएगी। और अगर विन्यास समझाऊंगा बेटा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसी विन्यास को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, H और H, इन दोनों H को ऐसे रखा, इनके मध्य ये टक्कर इस प्रकार से हो गई, तो क्या होगा, ये भिड़ेंगे। टक्कर का मतलब भिड़त होगी दोनों के अंदर। तो ये कंडीशन आएगी H I I। और यहाँ आपका उत्पाद कन्वर्ट हो जाएगा H I तो यहाँ HI बन गया। H2 प्लस I2 की क्रिया होगी, तो इसको आप समझ सकते हो यहाँ से शॉर्ट में कि H2 प्लस I2 की क्रिया से क्या बनेगा, 2HI बनेगा। अब देखो दोनों विन्यास में अंतर क्या है कि समझ जो था, एक बात मैं बता रहा हूँ, आप पहले मारवाड़ी में बात कर लें कि अब 2 बहेला जा रहा है, इस साइड से जा रहा है, तो ये होना कि बस 2 इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है। जब आपस में चलता चलता दूसरा एक दूसरा का कहीं बैठ गो, कंधों बैठ गो,
कंधो बिड़गो जते ने इन जो सागो इस साइड से इन जो सागो आ जाए, बोले मत तन देख लूँगा मन तन देख लूँगा। अब जी ये दोनों आपस में लड़वा लग गया, जब वो साथ और भाई लोग क्या करे, बिन पकड़े नहीं रुक जा तू, बीस साइड से वो बिन पकड़े रुक जा तू, वो पकड़े वापिस जो सब है कि नहीं भिड़ेंगे। अब क्या हुआ कि वो इधर से दोनों भिड़ रहे हैं, लेकिन दोनों जो साथ में के मित्र है वो उनको क्या कर रहे हैं, दूर खींच रहे हैं। तो बताओ टक्कर होगी क्या, लड़ाई होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि वो पकड़ हुए साथ वाले उसको वापस से खींच लिया। अब क्या हुआ है कि ए दो ये जा रहे सामने से, ए दो सामने से यहाँ आ रहा, बस दोनों यहाँ आ रहा, ए दोनों यहाँ आ रहा, दोनों का दोनों भिड़ गया। अब रॉक्सी को और इससे दुश्मन करवा लागो और इससे दुश्मन करवा लागो, तो कहने का मतलब उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। अब हुआ क्या कि यहाँ अभिकारक अणुओं के मध्य क्या हुई, टक्कर। तो टक्कर केवल H और I में हुई, इनके मध्य टक्कर नहीं हुई। तो जब ये और ये टकराएंगे नहीं तो ये बंद नहीं टूटेगा, ये बंद नहीं टूटेगा, तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ कि इसकी टक्कर इससे हो गई, इसकी टक्कर इससे हो गई, तो यहाँ जब बॉन्डिंग बनेगी तो ये बीच वाला बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो अभिकारक का अणु है वो किस प्रकार से विन्यासित होता है उस पर निर्भर करता है। अगर अभिकारक अणु का विन्यास सही है तो टक्कर क्या होगी, प्रभावी टक्कर होगी तो हमें उत्पाद प्राप्त होगा, और अप्रभावी टक्कर होगी तो हमें उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। सीधी सी बात है कि दोनों वायला दोनों आपस में भिड़ गए तो टक्कर दुश्मन और नहीं, सिर भी फूटना हुआ, भी फूटना है। लेकिन ये भिड़ा है जो ओ इन खींच ले जाए और ओ इन खींच ले जाए, वो लड़ाई हो बंदे ही नहीं, अपन उनका नहीं बेटा लड़ाई। तो ये तो था प्रभावी टक्कर और आगे अप्रभावी टक्कर। तो सीधी सी बात करना है कि अणु परस्पर टक्कर करके सक्रिय अणुओं में कन्वर्ट होता है जो उत्पाद में परिवर्तित होगा, लेकिन शर्त ये है कि टक्कर कैसी होनी चाहिए, प्रभावी टक्कर है तो वो उत्पाद में परिवर्तित हो पाएगा, अप्रभावी टक्कर है तो कोई फायदा नहीं है। कि मतलब नंबर लेना अपन 9 पास हो पाता नहीं कि 14 तो स्कूल से भेज दिया, अब 9 में से 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर आ गया तो फिर वो पास नहीं होने वाला। तो ये तो था इसका तीसरा पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की, कि चौथे पॉइंट में सीधी सी बात है कि अभिक्रिया का वेग। अब सीधी सी बात है कि जो सक्रिय अणु जितने ज़्यादा होंगे, अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर, सीधी बात है कि सक्रिय अणु ही किस में कन्वर्ट होते हैं, उत्पाद में। तो अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। सक्रिय अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ताप बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो किसके अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो चौथा पॉइंट हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग, क्या लिखा बेटा, अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की सांद्रता, अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग कौन से अणु की, सक्रिय अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, और ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की, और ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणु की, और ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणु की सांद्रता में वृद्धि होती है। अतः अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। एक 5 बिंदु हो गए तो 2 बिंदु आपके यहाँ नोट हो गए कि पहला टक्कर वाला, दूसरा सक्रिय अणु की सांद्रता का। एक बार फिर से बात कर लें कि सीधी बात है कि सामान्य अणु परस्पर टक्कर करेंगे तो सक्रिय में ऊर्जा प्राप्त कर वो किस में कन्वर्ट हो गए, सक्रिय अणु में। लेकिन ये टक्कर 2 प्रकार के, प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर होगी तो आपको उत्पाद प्राप्त होगा, और अप्रभावी टक्कर होगी तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। और सीधी बात है कि सक्रिय अणु की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, सक्रिय अणु की संख्या जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम 5वें बिंदु की तरफ बात करते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करें 5वां बिंदु। अब देखो 5वें बिंदु में क्या होता है कि जो सक्रिय अणु होते हैं वो परस्पर क्रिया करके एक संकुल यौगिक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सक्रियण संकुल, जो एक अस्थायी यौगिक होता है। तो 5वां बिंदु क्या था कि
कि सक्रिय अणु परस्पर क्रिया करके, क्या लिखा है, सक्रिय अणु परस्पर क्रिया करके सक्रियण संकुल का, सक्रिय अणु परस्पर क्रिया करके सक्रियण संकुल का निर्माण करते हैं, जो एक अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक होता है, जो उत्पाद में परिवर्तित होता है, जो उत्पाद में परिवर्तित होता है। सक्रियण संकुल में पुराने बंध, सक्रिय संकुल में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। अभी को यहाँ पर आप बात ये समझना होगा क्या, 5 बिंदु में जो सक्रिय अणु हैं उनमें परस्पर क्रिया होगी, परस्पर टक्कर होगा, तो एक कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं सक्रियण संकुल। मध्यवर्ती यौगिक होता है, सक्रियण संकुल का निर्माण होता है, और ये जो संकुल बनता है वो अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक होता है। तो ऐसा होगा कि सक्रिय अणु में टक्कर हुई, मध्यवर्ती यौगिक बना, और ये यौगिक अस्थायी होता है, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब सक्रिय संकुल बनता है तो इसमें क्या होता है, इसके पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा, जिससे आपको उत्पाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये आर्यनीय सिद्धांत के 5 मुख्य बिंदु थे। अब आर्यनीय समीकरण की बात कर ले तो जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्यनीय समीकरण, क्या लिखा बेटा, आर्यनीय समीकरण। तो अब इसमें क्या हुआ कि आर्यनीयस ने क्या किया, आर्यनीयस ने उपरोक्त अवधारणाएं जो आर्यनीय सिद्धांत के मुख्य बिंदु पढ़े थे उनके आधार पे, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि आर्यनीयस ने उपरोक्त अवधारणा के आधार पर परमताप एवं सक्रियण ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे आर्यनीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं कि आर्यनीयस ने क्या किया, जो अपने सिद्धांत बिंदु पढ़े थे, इन 5-6 बिंदुओं के आधार पर एक तो परमताप और सक्रियण ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे आर्यनीय समीकरण कहते हैं। वो संबंध क्या था, के बराबर ए ई की पावर माइनस में ए अपॉन आर टी, ये समीकरण है। ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आर्यनीय समीकरण क्या है आपका, के बराबर ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब ये बिंदु क्या क्या, तो आप सब समझदार हो यहाँ पर कि के का मतलब क्या होता है, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, एक ही बात है। एक को हम बोलते हैं आर्यनीयस नियतांक, एक को आप क्या बोलते हो, आर्यनीयस नियतांक, या इसको बहुत सी जगह है पूर्व चर घातांकी नियतांक, क्या बोलते हैं, पूर्व चर घातांकी नियतांक कहते हैं। आर आप सबने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है, गैस नियतांक, टी क्या आपका यहाँ पे परम ताप। तो ये पता होना चाहिए कि इसके लिए हमने क्या कहा है कि आर्यनीय समीकरण क्या, बार बार मैंने 3 क्लास में 4-5 बार रिपीट कर दी, इतने में तो आपको आसानी से याद हो चुकी होगी। आर्यनीय समीकरण क्या थे, के बराबर ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। के क्या है, वेग नियतांक, ए क्या है, आर्यनीय समीकरण,
आर क्या है, गैस नियतांक, और टी क्या है, परम ताप। देखना ई ए को मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा ना ई ए, इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। लिखी नहीं, मैं लिख दूँ यहाँ पे कि इस ई ए का मतलब यहाँ पर क्या, आपके सक्रियण ऊर्जा। ई ए का मतलब क्या है, सक्रियण ऊर्जा। तो ये था आर्यनीय समीकरण क्या है। कल की क्लास में जब हम कल क्लास लेंगे तो वहाँ पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें उसके बारे में। समीकरण को समझने की कोशिश करना बेटा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि जो आर्यनीय समीकरण का एक डेरिवेशन दे देगा, आर्यनीय समीकरण का व्युत्पन्न वो पढ़ेंगे, और फिर उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है वो आता है। उसके बाद इसमें एक टक्कर सिद्धांत शेष रह जाता है, उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो कल की क्लास में आर्यनीय समीकरण जो महत्वपूर्ण उसका डेरिवेशन और उस पर ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।